हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर्स भी आप बोल सकते हो, जो भी नाम से आप बोलना चाहो। बेसिकली शेयर्स के बारे में एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। देन विल मूव टू द एडजस्टमेंट या रादर रिकॉर्डिंग पार्ट, एंट्री पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंट्री की तरफ हम बढ़ चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? व्हाट डू मीन बाय शेयर? यस, कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू मीन बाय शेयर? शेयर मतलब क्या? फास्ट माइक चालू करो, बोलते जाओ। माइक चालू करो, फटाफट बोलो। माइक चालू करके बोल सकते हैं आप लोग। व्हाट डू मीन बाय शेयर? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने वो डेफिनेशन नहीं बोली आज, दैट्स गुड। व्हाट डू मीन बाय शेयर? तो शेयर इज शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी and includes stock। तो शेयर इज शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अधूरी डेफिनेशन नहीं बोलना। बच्चे सिर्फ इतनी डेफिनेशन बोलते हैं और उनको लगता है हमको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर। जो पूरा कैपिटल है कंपनी का, जो छोटा छोटा कैपिटल है, उसको हम साथ में मिलाकर उसको हम क्या बोल सकते हैं? शेयर कैपिटल। उसको हम साथ में मिलाकर क्या बोल सकते हैं? हम शेयर कैपिटल। एंड यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन ये मेंशन होता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये कहाँ मेंशन होता है? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में कौन से क्लॉज के अंदर? अंडर कैपिटल क्लॉज। कौन से क्लॉज के अंदर मेंशन होना है इसने? अंडर कैपिटल क्लॉज। उसी के बाद हमने देखा था देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर। दो प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर? कम ऑन फास्ट, गलती नहीं होना अब। इक्विटी शेयर मतलब क्या है? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंपल भाषा में, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। इक्विटी शेयर मतलब क्या? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी। क्योंकि दो पॉसिबिलिटी रही तो दो में से एक डिफाइन की हुई है। दो पॉसिबिलिटी में से दोनों में से एक पॉसिबिलिटी डिफाइन की है। उन्होंने क्या किया? इक्विटी प्रेफरेंस में से इक्विटी को डिफाइन कर दिया, प्रेफरेंस को बैलेंसिंग फिगर, सॉरी, प्रेफरेंस को डिफाइन करके इक्विटी को बैलेंसिंग फिगर बोला है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? and repayment of capital, right? Which carries or would carry a preferential right with respect to payment of dividend. Either you can pay dividend earlier to equity. देखो, preferential right over equity है, डिबेंचर होल्डर्स है तो पहले उनका रिपेमेंट होगा और बाद में प्रेफरेंस और बाद में इक्विटी। either with respect to payment of dividend और repayment of capital, as the case में भी, जो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे जब हम रिपेमेंट कर रहे हैं तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होगा और बाद में इक्विटी। बट अगर डिबेंचर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और इक्विटी है तो पहले पेमेंट किसका होगा? ऑफ कोर्स डिबेंचर होल्डर्स का, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और बाद में इक्विटी का। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ? चार बेसिस थे, बहुत बढ़िया। चार बेसिस थे, आपने आठों के आठ ऐसे ही बोल दिए। चार बेसिस में दो दो बेसिस, दो दो टाइप्स थे, हर एक के दो दो टाइप थे। ऐसे मिला के आठ होते हैं। कौन से? वेला कन्वर्जन, दूसरा है रिडम्पशन, तीसरा है अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड, चौथा है आपका पार्टिसिपेशन। कन्वर्जन में कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल ये दो होते हैं। रिडम्पशन में रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल ये दो है। अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड में कमेलेटिव एंड नॉन कमेलेटिव है, वेयर एज पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिबल, द की वर्ड हियर इज कि कन्वर्जन इनटू इक्विटी। भाई डिबेंचर्स नहीं, प्रेफरेंस नहीं, बॉन्ड्स नहीं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। नॉन कन्वर्टिबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन? रिडम्पशन के बेसिस पे बोला तो रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या है? विच आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कुछ समय बाद हम रिडीम कर सकते हैं, दैट्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिडीमेबल? देन नॉन रिडीमेबल मतलब? बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला विच कैन नॉट बी रिडीम। विच कैन नॉट बी रिडीम बोलना गलत है। विच कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बोलना भी गलत है। द बेटर डेफिनेशन विल बी विच डोंट कैरी, विच डोंट कैरी द अरेंजमेंट फॉर रिडम्पशन। बट इसमें कुछ कुछ सेन लगेगा, इसमें कुछ चीजें जुड़ेंगी। क्या? वुड नॉट कैरी द अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन बोल दिया वहां तक तो ठीक है, बट कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। क्या है? द मैक्सिमम
ड्यूरेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड, बोलो कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। अच्छा सेक्शन याद है क्या किसी को, सेक्शन क्या था? बहुत बढ़िया, सेक्शन 55। जस्ट इमेजिन, डिस्क्रिप्टिव है, थियरी क्वेश्चन में सेक्शन के साथ अकाउंट्स में पेपर लिख के आओगे, व्हाट इम्पैक्ट इट विल गोइंग टू क्रिएट इन द वैल्यूअर्स माइंड, ठीक है। सेक्शन 55 है, याद रहा बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो बहुत जीवन में फर्क नहीं पड़ जाएगा। इट कैन हेल्प यू टू हैव अ एज, जहाँ बच्चों को 3 मार्क मिल रहे हैं शायद आपको 4 मार्क मिल जाए, आपने सेक्शन लिखा है तो, ठीक है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में मैक्सिमम लाइफ कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स, बट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन इट एक्सीड मोर देन 20 ईयर्स, यस और नो? For infrastructure company it can exceed for more than 20 years. What are the basis for arrears में क्या क्या थे, arrears में क्या क्या थे हमारे arrears of dividend में? Cumulative and non cumulative. Cumulative मतलब cumulative, come on hurry up fast. Cumulative the हाँ dividend is, या तो वर्डिंग बोल लो डिविडेंड कैन बी अक्यूमुलेटेड, या दूसरे में राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, जैसा भी आप बोलो। अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार मतलब क्या? ही कैन क्लेम डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट। ही कैन क्लेम डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर्स डिविडेंड्स आर नॉट सफिशिएंट, दैट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव मतलब नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स, राइट, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? Participating मतलब those shares who can participate, who can get share into surplus profit and surplus asset, whereas non-participating मतलब, non-participating मतलब who cannot participate in surplus profits and surplus asset। surplus profit surplus asset का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। surplus profit मतलब क्या होता है कि भाई सबको बांट देने के बाद जो बच गया, सब शेयर होल्डर्स को या सब आउटसाइडर्स सब पे करने के बाद जो बच गया, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस एसेट मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज रीपे करने के बाद जो बच गया, दैट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस एसेट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस एसेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? बड़े आगे यहाँ से, shall we move further? अच्छा एक मेरे एक सवाल का जवाब दो, whether that share is participating, non participating, redeemable, non redeemable, ये कब बताना होगा उनको, ये कब बताना होगा? at the time of issue of shares, कब बताना होगा? at the time of issue of shares, as well as they'll also have to incorporate this information in their article of association। article of association में भी बताना होगा कि हमारे shares कौन से हैं। if there is nothing mentioned in either article of association or at the time of issue, तो अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई वो शेयर जो इशू है वो कौन सा है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, रिडीमेबल है, नॉन रिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, नॉन कम्युलेटिव है, ये एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो इफ देयर इज नथिंग मेंशन अनलेस मेंशन अदरवाइज, प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर एज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या केस साइलेंट है कि भाई हमने इशू करते वक्त नहीं बताया कि शेयर्स कौन से हैं, अनलेस इट इज मेंशन अदरवाइज, प्रेफरेंस शेयर्स आर अज्यूम टू बी नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल, क्योंकि नॉन रिडीमेबल वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम लाइफ 20 ईयर हो सकती है। तो ऑल नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय डिफॉल्ट आर बी कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। संस्कार बेटा माइक बंद कर दे। देन शेयर नॉन कन्वर्टिबल, जो शेयर्स है वो नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन कम्युलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग है। तो आपको नहीं लगता सारे शेयर्स नॉन 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 है एक्सेप्ट रिडम्पशन? अगर साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एवरी प्रेफरेंस शेयर्स विल बी नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, बट रिडीमेबल इन नेचर, बट रिडीमेबल इन नेचर। आई होप ये समझ में आया आपको, यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, कल बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर हमको ये लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। जस्ट यू कैन डू वन थिंग, इसको मैं नोट्स में मेरे इनकॉर्पोरेट कर ही दूंगा, या साथ ही साथ में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, ये जो पीपीटी है, आई विल शेयर द पीपीटी विथ यू इन द ग्रुप सो दैट यू विल हैव द रिकॉर्ड, आप फिर उससे देखकर नोट डाउन कर लेना। अभी हम लिखने में समय इसका नहीं व्यर्थ करेंगे, ठीक है? हाँ या ना? चलिए लेट्स मूव फर्दर। मेरे को जस्ट क्लास के बाद याद दिला देना दैट आई हैव टू सेंड यू द पीपीटी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा वो क्लास के बाद। सर आप मॉड्यूल 2 से पढ़ा रहे हो क्या चैप्टर नंबर 10? यस ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग यू फ्रॉम मॉड्यूल 2। सीए फाउंडेशन का अगर मैं बात करूँ तो इट्स फ्रॉम मॉड्यूल 2। वैसे ये जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके मॉड्यूल में भी ऑलरेडी है, आप चाहो तो उसको भी जाकर रेफर कर सकते हो। बट ठीक है, क्या होता है कई बार हमारे दिमाग में होता है कि जहाँ से हमने पढ़ा है उससे समझने में चीज़ें आसान जाती हैं,
तो आई विल शेयर दिस विथ यू। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर विथ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब क्या, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानकारी रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड एवरीथिंग उसके बारे में? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के बारे में? एक फटाफट फटाफट में बता दूं, फटाफट में बता दूं, ठीक है? थोड़ा सा संभालना। क्या है, हमने ये जो सिलेबस हमारा शुरू किया है फॉर एग्जिस्टिंग 12 स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए शुरू किया हुआ है। तो ये बेसिक्स में मैं पढ़ा चुका रहता हूँ जर्नल में, बट आप लोगों ने बीच में से देखना शुरू किया, बीच में से बोलना गलत है, आप लोगों ने यहाँ से शुरू किया, तो एक क्विक रिकैप कर लेते। दो स्टूडेंट जो शायद रिकॉर्डेड मोड में देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा, या जो मुझसे पढ़ चुके होंगे उनको लग रहा होगा सर हमको पता है, आप टेंशन मत लो, बट ठीक है, झेल लो मुझे, झेल लो मुझे, ठीक है? चलो आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो। लेट्स से एक ट्रांजैक्शन है, वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल। हम राहुल के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, राहुल के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, पहला ऐसे नंबर 5 है, बट दिस इज फर्स्ट, लेट्स सी दिस इज फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेएबल ₹5000। सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है, राइट? पेएबल है। कैन यू हेल्प मी विद द एंट्री? कैन यू हेल्प मी विद द एंट्री? क्या एंट्री होंगी सैलरी पेएबल की? देखो एक जवाब मेरे को मिला है, मैं लिखता हूँ कहीं पे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बहुत बढ़िया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एनीवन एल्स? ऑप्शन बना लेते ना, A B C D, चलो। एनीवन एल्स? कोई और टिप्पणी देना चाहेगा? कोई और कुछ टिप्पणी देना चाहेगा? एक जवाब मेरे को मिला है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, और कोई, और कोई? एक जवाब मिला है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल, ठीक है, ठीक है। और बोलो, और बोलो, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं जिंदगी में। मैं आई कुड नॉट हैव इमेजिन कि जिन जो मेरे से पढ़े हुए उनमें भी कुछ बच्चे गलत है, ठीक है? ओके, बैंक की जगह कैश, चलो एक लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर बैंक नहीं, कैश ले लो, ठीक है। अब वोट ले ले, एक बार वोट ले ले, सभी ईमानदारी से वोट करेंगे, ठीक है, अपना ओपिनियन बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ, ईमानदारी से, वैसे भी मेरे को नाम तो याद रहने नहीं है, किसने क्या किया है, और कोई हमको जज तो कर नहीं सकता, बाकी लोगों का कोई ध्यान नहीं जाना है उसमें। दे आर 4 स्टूडेंट्स, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 स्टूडेंट्स है। और कोई हाथ उठाना चाहेगा? चलो नीचे कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट सेकंड एंट्री इज राइट? कम ऑन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सही है? रेज योर हैंड। डोंट गिव थम्स अप, थम्स अप काउंट नहीं होता, क्या काउंटिंग में नहीं आता मेरे थम्स अप? यू हैव टू रेज योर हैंड। एक मिनट, ये एक जन ने चैट में कुछ लिख दिया, यस, द 11 स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो विद दिस। एक मिनट, मैं कलर बदलता हूँ ना वोट्स के। ये 4 बच्चों ने दिया है यहाँ पे वोट, यहाँ पे 11 बच्चों ने वोट दिया है, 11 है ना? हाँ ठीक, दैट्स 11। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट एडजस्टमेंट नंबर 4 या एंट्री नंबर 4 विल बी, एंट्री नंबर C विल बी करेक्ट? सभी लोग हाथ नीचे कर लो, पहले 11 बच्चे हाथ नीचे कर लो फटाफट, 11 नीचे, हाथ नीचे कर, 11 बच्चे हाथ नीचे कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ये 4 है? ये क्या है ना, ये जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे थे ना, उन्होंने ये जवाब दिया था। ओके, एक जन है, एक जन है, एक जन है, दो जन है, दो जन है, दो जन है। जिन्होंने ये जवाब दिया ना चैट में, उन लोगों ने अभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि ये जवाब देने वाले जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे थे उन्होंने दिया था। फिर जब मैंने उनको हिंट दिया कि कुछ बच्चे गलत है, उनको समझ गया, ठीक है, उन्होंने कहीं और हाथ खड़ा कर लिया। ओके, डी, डी। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि डी इज द करेक्ट आंसर? डी। एक जन, जस्ट ओनली वन? ओके, ओनली वन। हुए क्या, कितने नंबर्स हो गए? 16, 2 18 और 19। और बाकी कुछ बच्चे जो बचे हुए, बच्चे जो बचे हुए कुछ, वो काहे में जा रहे हैं? ढोकले। हम नलायक है सर, हम जवाब नहीं देंगे, वी डोंट हैव अवर ओन पर्सनल ओपिनियन, ऐसा कुछ है क्या?
बहुत बच्चे बचे हुए जिन्होंने कहीं जवाब नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। आ, अब ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना, अब मेरे को थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा। लेट्स चेक सर्टन नॉलेज, थोड़ा सा एक ज्ञान चेक करते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, शेयर से थोड़ा डेविएट होगा, बट दिस इन्वेस्टमेंट, दिस टाइम विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैं ये एंट्री लिख के रखता हूँ, अभी वोट्स लिखे हुए आप लोगों के, भूलना नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसलिए मैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ, ताकि शेयर्स की एंट्री समझने में आए। समझेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, समझ आएगा तो मजा आएगा बोलते, ठीक है। अगेन इन द बुक ऑफ राहुल, जो पहले 4 ट्रांजैक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ राहुल अ सिंपल ट्रांजैक्शन इज देयर, सैलरी पेड ₹1000, सैलरी पे कर दिया, कितना सैलरी पे कर दिया, 1000 रुपये। कितना सैलरी पे कर दिया, 1000 रुपये। व्हाट विल बी द एंट्री, व्हाट विल बी द एंट्री, कम ऑन हेल्प मी विद दैट, व्हाट विल बी द एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो आ जाओ, बच्चों ने जवाब दिया है मेरे को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे को बताओ ये जवाब पे पहुंचे, ये कितने लोगों को लगता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 1000। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस। मैंने अभी स्क्रीन चालू रख रखी है, फटाफट रेज योर हैंड, फटाफट रेज योर हैंड, सभी को, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं एक्सप्लेन कर दूं ये एंट्री, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको दिक्कत जा रही होंगी। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हमको रिकॉर्ड करना होता है ना, तो वी फॉलो 5 स्टेप्स। कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हमको रिकॉर्ड करना होता है, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन, वी फॉलो 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, 5। पहला क्या है, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, ट्रांजैक्शन को समझो कि हुआ क्या है। इन द बुक ऑफ राहुल अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम राहुल है और हमने क्या किया है, हमने क्या किया है भाई, हमने क्या किया है वो समझो। सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा गया, दैट स्टेप नंबर 1, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे यहाँ पे, जवाब दो, मदद करो मेरी फटाफट। डोंट यू थिंक हम राहुल है, हम राहुल है, हमने क्या क्या अकाउंट पॉसिबल, एक एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा सैलरी, एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा कैश, और किसी को लगता है अगर, तो मैं राहुल लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं राहुल लिख देता हूँ। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, राहुल पर्सनल अकाउंट है, दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप। लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, वेदर इट इज रियल, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज नॉमिनल। लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, उस हिसाब से हमने उसकी कैटेगरी लॉक कर देना है। हो गया ना, पहला स्टेप क्या था, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। कैटेगरी ऑफ अकाउंट जब मैं बोल रहा हूँ, तो कैटेगरी मतलब वेदर इट इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हो सकता है आप इतने डिटेल में स्टेप्स फॉलो नहीं करते, बट आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है कि नाउ यू आर डूइंग इट, फटाफट आप कर रहे हो, आपको पता नहीं, बट आपके बैक ऑफ द माइंड में यही स्टेप्स चल रहे हैं। हो सकता है ये स्टेप 5 की जगह 8 स्टेप्स में आपने पढ़ा होगा, या 3 स्टेप्स में पढ़ा होगा। मैं 5 स्टेप्स पे विश्वास रख के मैं 5 स्टेप्स पढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। जिस अकाउंट की जरूरत नहीं है वो आप एलिमिनेट कर दो। हमने बेसिक्स में पढ़ा है, हाउ मेनी अकाउंट्स आर नेसेसरी टू पास अ जर्नल एंट्री इन अकाउंट्स, कितनी लाइन की जरूरत होती है अकाउंट्स में, कितनी लाइन की जरूरत होती है, 2। तो क्या मैं 2 अकाउंट की मदद से एंट्री पास कर सकता हूँ, बट यहाँ 3 अकाउंट पॉसिबल है, तो क्या मैं एक आधे अकाउंट को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, राहुल। रीजन सिंपल है, रीजन सिंपल है, ये हमारी बुक्स है, हम यानी राहुल है, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते। सुमित, सुमित माइक बंद कर। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम हमारे बुक्स में हम हमारा नाम नहीं लिखते, तो क्या होगा कि उसकी वजह से वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दैट, हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। रीजन सिंपल है, क्यों, क्योंकि मैं ये मैं मेरे साथ, मेरे खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या, कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या, मतलब टेबल के इस तरफ भी मैं और टेबल के उस तरफ भी मैं, क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या, नहीं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हेलो कृष्णकांत, हेलो मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को मोबाइल बेच सकता क्या, अरे सिंपल, मैं खुद के साथ, मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ, क्या मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड को मोबाइल फोन बेच सकता है क्या, नहीं। आई कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ, मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, तो मेरे नाम बुक्स में मेरा नाम पॉसिबल नहीं है, दैट इज एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, इफ यू रिमेंबर गोल्डन रूल, रियल पर्सनल नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स करेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स करेक्ट। अब एक स्टूडेंट का कहना है, सुमित बेटा आपका कहना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से आप जानना चाहते हो, आपने जर्नल एंट्री अप्रोच या रियल पर्सनल अप्रोच नहीं सीखा है कि आपने अकाउंटिंग अप्रोच से ही सीखा है अब तक? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से सीखा है सुमित? अकाउंटिंग इक्वेशन से सीखा है। आप कहाँ कर रहे हो क्लासेस, कहाँ कर रहे हो क्लासेस? 11 12 कहाँ से हुआ है बेटा तेरा? फर्स्ट से 10 में। हाँ, चैट में लिख, तेरा माइक थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है। सुमित मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैं तेरे को क्लास के बाद मिलता हूँ, क्योंकि क्या अगर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बताया तो इट विल गोइंग टू कंफ्यूज अदर स्टूडेंट्स, मैं बता सकता हूँ बट इट विल गोइंग टू कंफ्यूज अदर स्टूडेंट। मैं तेरा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को कन्वर्ट करवा के दूंगा, उसका रीज़न भी बताऊंगा कि हम ये अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्यों नहीं फॉलो करते। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे क्लास के बाद, अभी नहीं, वो मैं बेसिक्स के वक्त कर चुका हूँ रेगुलर बैच के अंदर में, बट आपका होगा आगे, मैं आपसे बात करूंगा, बट आप मिलना सुमित, क्लास के बाद बात करेंगे हम उस पर, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सैलरी पेड रुपीज 2000 टू दीपक, 2000 रुपये का सैलरी हमने दीपक को पे कर दिया। नाउ हेल्प मी विद दैट, क्या एंट्री होंगी? फटाफट फटाफट एंट्रीज। सैलरी अकाउंट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बराबर है, एंट्री क्या होंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक जवाब मिला है मेरे को, सैलरी टू कैश। एनीवन एल्स? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, मैं बताओ, सिंपल बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सेम स्टेप्स में डाल दो। एनालाइज द ट्रांजैक्शन, हम कौन है? राहुल, हमने दीपक से सर्विसेज ली इसलिए सैलरी पेएबल है। खर्चा कब होता है? पैसा देते वक्त या कंजम्पशन के वक्त? ठीक है, खर्चा हो गया, पैसा भी हमने दे दिया, तो एनालाइज द ट्रांजैक्शन, खर्चा हुआ और हमने दीपक को पैसा दे दिया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक है सैलरी, दूसरा है कैश, एक है दीपक। राहुल अकाउंट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, दीपक पर्सनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? क्यों? वाई दीपक अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड? वाई दीपक अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, वाई दीपक अकाउंट, रीजन के साथ बताओ, एलिमिनेट तो कर दिया दीपक, उसका बताया था मैंने, हाँ क्यों? पर्सनल अकाउंट सिर्फ क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शंस पे ही लेते हैं। पर्सनल अकाउंट विल बी यूज्ड ओनली फॉर क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शन, एक जवाब दे दिया है उसने, ऐसा जवाब दिया है। ये समझ में आया क्या बोला उन्होंने? ही इज राइट, गुड आई थिंक। देवदत्त बहुत बढ़िया बेटा, देवदत्त बहुत बढ़िया, ही वॉज राइट कि पर्सनल अकाउंट विल बी यूज्ड ऑन क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन, ये समझा क्या इसका मीनिंग? थोड़ा मेरे तरीके से समझाओ, ठीक है? स्टोरी सुनना चाहूंगे, एक स्टोरी, एक स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी है, आर यू गाइस अप फॉर दैट? एक स्टोरी सुनना चाहोगे? कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में ये चीज़ पे, ठीक है? ठीक है, आपको पता ही है क्लास। हाँ, कहानी कहानी कहानी, चलो शुरू करते हैं। अभी पता है कि आपको क्लास अभी आने वाले वीक के अंदर में टू ऑफ माई ब्रदर्स आर गेटिंग, यानी आने वाले वीक मतलब 8 से लेके 11 12 तारीख के बीच में टू ऑफ माई ब्रदर्स आर गेटिंग मैरिड, तो आपको मैं छुट्टी भी दूंगा, मैं बताऊंगा डेट्स वो क्या है। तो उसकी शॉपिंग चल रही थी, अभी ऐसा है कि मेरा वाइफ बोला चलो शॉपिंग करेंगे एंड एवरीथिंग वगैरह, लेके गया मेरे को ज़बरदस्ती, ये अपना एक है ना WNG, राइट, दैट RBI के पास में WNG करके, नहीं पहले हम गए बिग बाज़ार में, पहले हम गए बिग बाज़ार में, बिग बाज़ार में गए, बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग किया हमने कुछ अराउंड 10,000 का शॉपिंग हुआ, 10,000 रुपये का शॉपिंग हुआ। हम गए काउंटर पे बिल पे करने के लिए, मैं वाइफ घूम रही थी इधर उधर थोड़ा, और वो निकल ली, बोले तो आजा कार में, मैं जा रही बैठ रही, घूमते घूमते चली गई। मैं गया काउंटर पे, मैं बोला आज अपन ना इसके बिग बाज़ार पे जो काउंटर पे है उसके मज़े लेंगे, वैसे भी बिक रहा है, बोले बंद हो जाना है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने उसके मज़े लेने के लिए गया, वहाँ बंदी थी, काउंटर पे एक बंदी थी, वहाँ गया, मैंने ऐसा छोटा सा चेहरा बनाया, बोला मैडम सॉरी, मैं पैसे लाना भूल गया, एक्चुअली मैंने मेरा वॉलेट कैरी नहीं किया है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, पैजामे पे घूम रहे हैं हम, तो वॉलेट वगैरह रखना भूल गया, तो काइंडली पार्डन मी, मुझे घर जाने दो, मैं वॉलेट लूँगा, पैसा पक्का वापस ला के दूंगा, पैसा पक्का वापस ला के दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है सर, ईमानदारी से ला देना, उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने सामान पकड़ा मेरे हाथ में,
मैंने सामान लिया, घर आया, एक कोने में रखा, सोफे पे कूदा, टीवी देखने बैठ गया, पागल थोड़ी उसको जाके पैसे दूंगा। उसी दिन शाम की बात है, मैं वाइफ का ऐसा था थोड़े कपड़े बाकी है, लेट्स गो टू WNG। तो शाम को हम गए WNG, वहाँ पे शॉपिंग की, कुछ अगेन 10-12 हज़ार रुपए की शॉपिंग हुई। फिर गए काउंटर पे, मैं बोला फिर इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। और आपको पता है मेरी वाइफ की आदत, बिल तू कर, मैं जा रही कार में बैठ रही, एसी चालू करने का ना उसने कार में जाके बैठ जाने का। मैं गया बढ़िया बिल काउंटर पे, फिर मैंने सोचा अपन इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। काउंटर पे गया, मैंने सेम स्टोरी रिपीट किया, मैम मैं पर्स लाना भूल गया, मुझे घर जाने दो, मैं पक्का आपका पैसा ला कर दूंगा। मैंने बोला पक्का आपका पैसा ला कर दूंगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, बोले सर, बोले सुबेरे कोई तो भी ऐसी ही बोले मेरे दोस्त को बिग बाजार में बेवकूफ़ बनाकर भागा है बोले। मैं बोला अपन ने ज़्यादा मुजोरी नहीं करना, चुपचाप मैंने मोबाइल निकाला, ई ट्रांसफ़र किया, वो स्कैन QR कोड स्कैन वैन किया, पेमेंट किया, वहाँ से निकल के आ गया। अब पैसे अगर निकाल के देता तो उसको समझता मैं ही था वो सुबह बिग बाजार वाला, तो मैंने ई वॉलेट से ट्रांसफ़र कर दिया। अगले दिन की बात है क्लास, अगले दिन की बात है, मैं फ्यूल स्टेशन रेस्टोरेंट है राइट, फ्यूल स्टेशन में बैठ के सैंडविच खा रहा था। ये दोनों बंदियां अंदर आई, बिग बाजार एंड WNG वाली। आपको क्या लगता है इन दोनों में से मेरे को याद कौन रखेगा, बिग बाजार वाली या WNG वाली? दोनों में से मेरे को याद कौन रखेगा? क्यों? क्योंकि बिग बाजार वाली को मैं टॉल डार्क एंड हैंडसम लगा था, ऐसा कुछ है क्या? मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे, और मैं किसको याद रखूंगा? मैं किसको याद रखूंगा सर? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, बिग बाजार। ऑफ कोर्स मैं भी किसको याद रखूंगा? बिग बाजार वाले को। देखो जिंदगी में हम याद किसको रखते हैं? आइदर जिससे पैसे लेने हैं या जिसको पैसे देने हैं। मैं बताऊँ, जिससे पैसे ले लिए और जिसको पैसे दे दिए, क्या हम उसको याद रखते क्या? जिससे पैसे ले लिए और जिसको पैसे दे दिए, क्या हम उसको याद रखते क्या? तो मेरे को एक चीज बताओ, याले ट्रांजैक्शन में वर्डिंग्स क्या है? याले ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो वर्डिंग्स क्या है? सैलरी पेड ₹2000 टू दीपक। तो आपको नहीं लगता मैंने सैलरी पे कर दिया? वर्डिंग क्या है? पेड। तो जिसको मैंने पैसे दे दिए, क्या मैं उसको याद रखूंगा क्या? जिसको मैंने पैसे दे दिए, क्या मैं उसको याद रखूंगा क्या? इसीलिए दीपक अकाउंट एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए दीपक अकाउंट एलिमिनेट हो जाता है। जिससे पैसे लेने हैं या जिसको पैसे देने हैं हम उसको याद रखते हैं, जिसको पैसे दे दिए या जिससे पैसे ले लिए हम उसको याद नहीं रखते। जिसको देवदत्त ने एक सिंपल स्टेटमेंट में बोला था, पर्सनल अकाउंट आर यूज फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शन के लिए पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होते। पर्सनल अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन यूज, सॉरी कैश ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सनल। नाम याद रखते हैं सिंपल भाषा में, जिसको पैसा दे दिया या जिससे पैसा ले लिया उसको याद नहीं रखेंगे, जिससे पैसे लेने हैं या जिसको पैसे देने हैं हम उसको याद रखेंगे। इसलिए दीपक अकाउंट एलिमिनेट हो गया, इसलिए दीपक अकाउंट एलिमिनेट हो गया। तो बच कौन से अकाउंट गए? सैलरी और कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश आया या गया? कैश आया या गया? गया। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2000, दैट्स कूल, दैट्स कूल, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहां तक? अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। कई बच्चों ने ये दे चुके थे जवाब। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, सैलरी पेबल ₹3000 टू अमन। हम राहुल ही है, अभी भी हम राहुल ही है। हमने क्या किया? अमन से सर्विसेज ले ली, बट उसको पैसा दिया कि पेएबल है? पैसा पे कर दिया कि पेएबल है? जवाब दो। पैसा पेएबल है, पैसा पेएबल है। कैन यू गाइस फटाफट हेल्प मी विद द जर्नल एंट्री? कैन यू गाइस हेल्प मी विद द जर्नल एंट्री? Salary account debit to Aman account. सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, ठीक है। एक जवाब मिला है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन। हिपोक्रेसी की लिमिट बताऊंगा मैं आपको इसके बाद में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन, ठीक है। और कोई इसके अलावा? सेम 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 सेम। अच्छा, ये एंट्री पे कैसे पहुंचे? यू आर राइट, बट ये एंट्री पे कैसे पहुंचे? अगेन जस्ट पुट इट इनटू 4 स्टेप्स। एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। हम राहुल है, हमने अमन से सर्विसेज ले ली, इसलिए सैलरी पेएबल। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अमन से सर्विसेज ले लूँ, मेरा खर्चा हो जाए, बट सैलरी पेएबल है? खर्चा कब होता है? पैसा देते वक्त कि कंजम्पशन के वक्त? खर्चा कब होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन? मैंने पढ़ाया एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, ये हमने पढ़ा है। लास्ट क्लास में कुरकुरे वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने बेसिक्स की क्लास में, जब मैंने एक्सपेंसेस पढ़ाया था। मैंने कुरकुरे खाए थे, घर पे अकेला बैठा था, मैंने कुरकुरे खाए थे बट पैसे नहीं दिए, बट स्टिल मेरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया बट पैसे नहीं दिए। तो खर्चा कब होगा? जैसा ये अगर मैं मान के चलूँ, ये 31 मार्च की तारीख है,
इकतीस मार्च को मैंने उसकी सर्विसेज ले ली, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि हम अगले महीने की 5 तारीख को पैसा पे करेंगे। तो पैसा 5 अप्रैल को पे होने वाला है। पैसा कब पे होने वाला है? 5 अप्रैल को। बराबर है, पैसा कब पे होने वाला है? 5 अप्रैल को। तो मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी नाम का खर्चा तो 31 मार्च को हो गया ना, क्योंकि मार्च महीने की सैलरी, मार्च महीने की सर्विसेज मैंने कंज्यूम कर ली, तो खर्चा हो गया बट पैसा नहीं दिया। खर्चा हो गया बट पैसा नहीं दिया। पैसा दूंगा 5 तारीख को, बट अकाउंटेंसी क्या है भाई, जो आज की पोजीशन है वो तो रिकॉर्ड कर ले। खर्चा हो गया ना तो 31 मार्च को रिकॉर्ड कर ले। पे तू 5 अप्रैल को कर लेना, बट 31 मार्च को रिकॉर्ड होगा। अगेन ये एनालाइज कर लिया हमने। डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, कैश, अमन। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जवाब दो। विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड? पेएबल है तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। पेएबल है तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी अकाउंट डेबिट। और अमन क्या है? रिसीवर या गिवर? अमन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अमन क्या है? रिसीवर और गिवर? जवाब दे फटाफट। receiver, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? आप ही बोल रहे हो? हाँ, आप ही बोल रहे हो। अमन रिसीवर है या आप ही ने बोला है? पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल ये लो आपके सामने। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? debit the receiver, credit the giver. आप ही ने बोला है अमन रिसीवर है, ठीक है, आप ही ने बोला है अमन रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, तो क्या करूं? अमन अकाउंट को डेबिट कर दूं क्या? नहीं sir, अमन giver है. तो फिर रिसीवर क्यों बोला? एक्चुअली अमन रिसीवर काय का है? जब आपने रिसीवर, जिन बच्चों ने रिसीवर जवाब दिया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अमन काय का रिसीवर है? अमन काय का रिसीवर है? Salary. सैलरी ना। सैलरी मतलब कैश का ना। सैलरी मतलब कैश का। क्या अमन रिसीवर 31 मार्च को बनेगा कि 5 अप्रैल को बनेगा? वो अभी रिसीवर नहीं है। मैं सैलरी उसको आज नहीं पे कर रहा हूं, पे 5 अप्रैल को करूंगा। तो हिल बी रिसीवर ऑन 5 अप्रैल, क्योंकि सैलरी 5 अप्रैल को पे होने वाली है। तो पैसा 5 अप्रैल को मिलेगा, बट खर्चा हो गया क्योंकि कंज्यूम कर ली, सर्विसेज कंज्यूम कर ली। एक्चुअली पर्सनल अकाउंट के रूल में ना गड़बड़ है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ऑफ व्हाट। ये कभी लिखा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिखा है क्या पर्सनल अकाउंट में? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। काय का रिसीवर, काय का गिवर, ये लिखा नहीं है। तो आपने अज्यूम कर लिया कैश। आपने अज्यूम क्या कर लिया? कैश। बट क्या अकाउंट्स में एवरी ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, की कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी हो सकती है? तो ये कैश बहुत खतरनाक अजम्पशन है। कैश बहुत खतरनाक अजम्पशन है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट स्टिल अमन अकाउंट इज पॉसिबल। तो अमन इज नॉट रिसीवर येट। अमन इज नॉट रिसीवर येट। तो मैं थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट का रूल चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ताकि ये गलती ना हो। क्योंकि देखो, अब मैं अगर आपको बोलूँ तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने दिमाग में बिठा लिया है कि भाई नाम दिया है तो नाम वापर लो, तो नाम वापरेंगे, तो जब सैलरी डेबिट हो गया तो अमन क्रेडिट, बट लॉजिक पूछा तो गड़बड़ कर दी। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट का रूल थोड़ा सा लॉजिकली सही होने के लिए अगर बनाऊं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर ऑफ वॉट, गिवर ऑफ वॉट ये दिया नहीं है। तो अगर मैं रिसीवर ऑफ उधारी बोलूं तो चलेगा, एंड गिवर ऑफ उधारी बोलूं तो चलेगा। उधारी मतलब, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे इसको एनालाइज करते वक्त अगर मैं ऐसा बोलूं तो, हम राहुल है, हम राहुल है, हमने अमन से उसकी सर्विसेज उधारी में लिए, इसलिए सैलरी पेएबल है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये सही है या गलत है? हमने अमन से उसकी सर्विसेज उधारी में लिए इसीलिए सैलरी पेएबल है, अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है गलत है? हमने अमन की सर्विसेज उधारी में लिए इसलिए सैलरी पेएबल है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा? वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही है, सही है ना? तो अमन क्या बन गया मेरे को बताओ? अमन क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। और गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? जवाब दो। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? सेकंड लाइन में। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? सेकंड लाइन। इसलिए अमन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अमन अकाउंट इज गिवर ऑफ उधारी, उसको हम सेकंड लाइन में इज्जत देंगे। अमन इज नॉट रिसीवर। आपके दिमाग में था रिसीवर ऑफ सैलरी या रिसीवर ऑफ कैश। बेटा बात समझो, यस वो रिसीवर बनेगा बट 5 अप्रैल को जब मैं उसको पे कर दूंगा। आज वो गिवर है, आज वो गिवर है, इसलिए हमने अमन को सेकंड लाइन में इज्जत दी, इसलिए हमने अमन को सेकंड लाइन में इज्जत दी। क्लियर है यहाँ तक?
बढ़ू आगे यहाँ से, ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें, इस सब की वजह से ही फिर गलतियां होती है आगे हमसे, इस सब की वजह से ही हम गलतियां करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹30,000 टू अमन, सॉरी 3,000 टू अमन, मैंने 3,000 रुपए का सैलरी अमन को पे कर दिया। कैन यू हेल्प मी विद दैट एंट्री, क्या होंगी एंट्री? सैलरी पेड रुपीज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, ये जवाब मिला है मेरे को। और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे इसके अलावा? हाँ जी, एक जवाब मिला है मेरे को, अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कोई कोई टिप्पणी देना चाहेगा? दो आंसर्स मिले, लेट्स हैव अ वोट। इसको ए बोलते हैं हम, इसको बी बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ ए? हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ ऑप्शन नंबर ए? रेज योर हैंड, शो ऑफ हैंड्स। फास्ट, थोड़ा फास्ट। 7 ऑफ यू आर विथ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर बी? एक जन ने बाद में हाथ उठाया था, इसमें 8 हो गई है, 8। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ ऑप्शन नंबर बी? कितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है? 6 लोग। बाकी लोग, सर हमको नहीं पता, हम नहीं दे रहे, हम कहीं भी नहीं है। वी आर विथ ओपन माइंड, वी आर हियर विथ ओपन माइंड। चला जाओ, ध्यान दो। सैलरी पेड ₹3,000 टू अमन, लेट्स ब्रेक इट इन दिस 5 स्टेप्स। पहला स्टेप नहीं, ये नहीं, लेट्स ब्रेक इट इनटू दिस 5 स्टेप। एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। सैलरी नाम का खर्चा हुआ, कई लोग बोलेंगे सर सैलरी नाम का खर्चा हुआ और अमन को पैसा दिया, तो क्या बोलोगे आप? सैलरी अकाउंट पॉसिबल है, एक सैलरी अकाउंट पॉसिबल है, एक कैश अकाउंट पॉसिबल है, एक अमन अकाउंट पॉसिबल है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल है, अमन पर्सनल है। लेट्स से अमन को इज्जत नहीं देते, लेट्स से अमन अकाउंट को इज्जत नहीं देते, क्या होगा कैसा होगा मैं बताता, बट लेट्स से अमन को इज्जत नहीं देते, तो हमारी एंट्री क्या होंगी? सैलरी नाम का खर्चा हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कई बच्चों ने बोला है, 6 बच्चों ने ये बोला है। बट ये एंट्री में एक प्रॉब्लम है, ये एंट्री में एक प्रॉब्लम है। मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने कभी ऐसा किया है क्या? जो मैं पूछ रहा हूँ, कभी आपने ऐसा किया है क्या? आप सुबह गए बढ़िया एक स्टेशनरी की दुकान पे, एक पेन खरीदा, 10 रुपए का पेन खरीदा, पैसे दे दिए, पैसे दे दिया, शाम को वापस गए उसके पास में और उसको 10 रुपए थमाए और हमने बोला कि ये सुबह पेन खरीदा था, उसके पैसे। ऐसा करेंगे क्या हम? ऐसा करेंगे क्या हम? जो पेमेंट एक बार हो गई है, क्या वो पेमेंट हम बार बार करते क्या? जिसके पैसे आपने एक बार दे दिए, क्या वो पैसे बार बार दिए जाएंगे क्या? जिसका पेमेंट आप एक बार कर चुके हो, क्या वो पेमेंट बार बार होने वाला है क्या? नहीं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसा आपने 12th का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 12th की फीस आपकी क्लियर है, 12th आपने पे कर दिया। सीए फाउंडेशन का बैच शुरू हुआ, जो अभी चालू है, सीए फाउंडेशन का बैच शुरू हुआ। आप गए हमारे रिसेप्शन पे, काउंटर पे ऐसा हाथ पटका और सर को बोला सर हमको रिसिप्ट चाहिए। सर ने पूछा कौन से बैच का? आपने बोला सीए फाउंडेशन का। सर ने बोले तूने पैसे भरा? आपने बोले 12th में भर दिया था, 12th की फीस भर दी थी। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 12th में फीस भरी थी, जो 12th में फीस भरी थी, क्या उसका बेनिफिट आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा क्या? जो फीस आपने 12th में भर रखी थी, उसका बेनिफिट आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा क्या? कि फॉर सीए फाउंडेशन you'll have नो, सीए फाउंडेशन के लिए सर अलग से फीस भरनी पड़ेगी, सीए फाउंडेशन के लिए विल हैव टू पे अ सेपरेट फीस, राइट? तो मेरा कंक्लूजन ये है कि जो खर्चा एक बार हो गया, क्या वो बार बार बेनिफिट देता है क्या? जो खर्चा एक बार हो गया है, क्या उसका खर्चा बार बार होता है क्या? क्या बार बार रिकॉर्ड होता है क्या? या जिसकी पेमेंट आप एक बार कर दिए हो, पेमेंट बार बार करते हो क्या? नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता जब हमने यहाँ पे 5 अप्रैल को खर्चा पे किया है, तो क्या मैं कोई नया खर्चा पे कर रहा हूँ कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? जब हम 5 अप्रैल को पे कर रहे हैं, तो आर वी इनकरिंग एनी न्यू एक्सपेंडिचर और वी आर पेइंग एन ओल्ड वन? क्या हम कोई नया खर्चा कर रहे हैं कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? पुराने का पेमेंट है। हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया है, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, 31 मार्च को खर्चा हो गया, ये खर्चा 5 अप्रैल को पे होगा, अगले महीने की 5 तारीख को पे होगा। तो ये कोई नया खर्चा नहीं है, जो पुराना खर्चा हो चुका है मैं वही खर्चा पे कर रहा हूं, वही खर्चा मैं क्या कर रहा हूं? पे कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि जो सैलरी नाम का खर्चा हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, अगर मैं इसको दोबारा बुक कर दूंगा, तो आपको नहीं लगता ये डबल रिकॉर्डिंग हो जाएंगी? क्या मेरा एक्सपेंडिचर 6,000 से है कि एक्सपेंडिचर 3,000 से? जवाब दो। क्या मेरा खर्चा 6,000 रुपए कि खर्चा 3,000 रुपए? जवाब दो, फटाफट जवाब दो। 3,000। तो आपको नहीं लगता आप जो 3,000 का खर्चा ऑलरेडी बुक कर चुके हो, उसको दोबारा बुक करोगे तो खर्चा 6,000 हो जाएगा? ये गलत दिखने लग जाएगा? यस सर। सोच के देखो, सोच के देखो।
दैट्स इंपॉर्टेंट बेटा, चीजें रटना है, हमको समझने की कोशिश करना है। अब आप बोलोगे सर ट्रांजैक्शन नंबर 4 ट्रांजैक्शन नंबर 2 दोनों सेम ही है, सैलरी पेड रुपीज 2000 टू दीपक, सैलरी पेड रुपीज 3000 टू अमन, सिर्फ अमाउंट और नाम तो बदला है। फर्क है, फर्क है बेटा। यहां पर इनकर्ड और पेमेंट साथ में हुआ है, यहां पर इनकर्ड और पेमेंट साथ में हुआ है, और यहां पर इनकर्ड अलग है और पेमेंट अलग है, यहां पे इनकर्ड अलग है और पेमेंट अलग है। अब इसका मतलब क्या है, 2 मिनट, मैंने एक बार पूछा था आपसे, आपको इनकर्ड पेमेंट का मतलब समझता क्या, एक बार पचाओ इसको, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। मैं क्या बता रहा था आपको, इनकर्ड और पेमेंट का डिफरेंस बता रहा था। यस, वहां पे इनकर्ड और पेमेंट साथ में। इनकर्ड का मतलब आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कंजम्पशन, खर्चा, खर्चा कंजम्पशन के वक्त होता है। और पेमेंट कब होती है, एट फिजिकली हैंड ओवरिंग द कैश। कुरकुरे वाला एग्जांपल याद है, मैंने कुरकुरे खाए थे, मैंने कुरकुरे खाए थे बट पैसे दिए थे क्या, मैंने कुरकुरे खाए थे बट पैसे दिए थे क्या, नहीं। तो वहां पे क्या हुआ था, इनकर्ड हुआ था, पेमेंट नहीं। बट अगर मान लो मैं कुरकुरे की दुकान पे गया, शॉप पे गया, वहां से पैकेट लिया, पैकेट खोला, खा लिया, तुरंत पैसे दे दिए, अब मेरे को बताओ इनकर्ड और पेमेंट में गैप आया कि साथ में हो गया। तो ऐसे टाइम पे क्या मैं उस व्यक्ति को याद रखूंगा क्या, जब मैंने भाई खा भी लिया और पैसा पे भी कर दिया तो वो व्यक्ति को याद नहीं रखेंगे। बट अगर मैंने खर्चा किया बट पैसा नहीं दिया, खर्चा किया बट पैसा नहीं दिया, तो इनकर्ड अलग है, पेमेंट अलग है। तो अब मेरे को बताओ ट्रांजैक्शन नंबर 4 और ट्रांजैक्शन नंबर 2 दोनों सेम है कि अलग अलग है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 और ट्रांजैक्शन नंबर 2 दोनों सेम है कि अलग अलग है, क्या अलग है ये समझ में आया क्या। वहां पे इनकर्ड और पेमेंट साथ में, वहां इनकर्ड और पेमेंट साथ में, यहां पे इनकर्ड अलग है, इनकर्ड अलग है और पेमेंट अलग, दिखने में सेम लग रहा है, सैलरी पेड रुपीज 2000 टू दीपक, सैलरी पेड रुपीज 3000 टू अमन, बट फर्क क्या है, यहां कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं हुआ, पुराने खर्चे का पेमेंट है। वहां पे खर्चा और पेमेंट साथ में था, वहां खर्चा और पेमेंट साथ में था, यहाँ खर्चा अलग है और पेमेंट अलग है। तो दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क है, पहले तो ये समझना जरूरी है, दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क है, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये समझा यहां तक, इनकर्ड इनकर्ड और पेमेंट का डिफरेंस समझा। मैं आपको अगर याद होगा ना, मैंने लास्ट क्लास में आपसे ये बहुत स्पेसिफिकली पूछा था, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इनकर्ड एंड पेमेंट, आपने बोला था हमको पता है, ठीक है। अगर पता है तो ये गलती नहीं किए रहते आपने, ठीक है। ये गलत क्यों है ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं हो रहा है, पुराने खर्चे का पेमेंट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट वापर दिया तो खर्चा 6000 पे दिखने लगेगा, जबकि खर्चा 3000 का ही है, खर्चा 6000 पे दिखने लगेगा जबकि खर्चा 3000 का है, तो ये सैलरी अकाउंट तो वापर नहीं सकते, तो सैलरी अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन सा अकाउंट, अमन। अब अमन क्या बन गया बताओ, तो अमन क्या बन गया यहाँ पे, रिसीवर और गिवर। अमन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट क्रेडिट द। अब ये अमन क्या है, रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी है, एक्चुअली अमन रिसीवर ऑफ उधारी नहीं है, हम अमन को उधारी नहीं दे रहे, पुरानी उधारी रीपे कर रहे, पुरानी उधारी हम क्या कर रहे हैं, रीपे। तो आप अगर पर्सनल अकाउंट का कंफ्यूजन अगर खत्म करना है तो हम बोल सकते हैं डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। तो इससे क्या होगा कि भाई काय का रिसीवर काय का गिवर, ये कंफ्यूजन हम ओवरकम कर सकते हैं कि भाई डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, तो दोनों यहीं आ गए, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। तो अमन क्या बन गया, अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। दीप्तांशु बेटा तूने हाथ उठा के रखा है जब से, तेरे को कोई डाउट है, नहीं, चलो कोई डाउट नहीं है उसको, मैं बढ़ू आगे। अब आओ वो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा था उस पर, आप लोगों के आंसर्स लिखे हुए भी है मेरे पास विथ प्रॉपर वोट्स, ठीक है। सैलरी पेएबल ₹5000, सैलरी पेएबल ₹5000, सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, और ठीक है, 1 मिनट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है,
एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? cash. डोंट यू थिंक इट्स पेएबल? Yes, sir. इट्स पेएबल तो क्या कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या? No. अभी समझाया मैंने, पेएबल रहा तो क्या कैश अकाउंट पॉसिबल रहता है क्या? No, sir. तो आपको नहीं लगता मुझे उस बंदे को याद रखना पड़ेगा जिसको पेएबल है? बट किसको पेएबल है उसका नाम नहीं दिया, किसको पेएबल है उसका नाम नहीं दिया। यहाँ कैसा मस्त दिया हुआ था, सैलरी पेएबल टू अमन, क्या बढ़िया एकदम मस्त लिख के दिया था, सैलरी पेएबल टू अमन। यहाँ भी अगर लिख देता सैलरी पेएबल टू अमन, चीजें आसान हो जाती। आप बोलते अमन अकाउंट पॉसिबल है, अमन कौन सा अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट। अमन कौन सा अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट। अमन को हमने पर्सनल अकाउंट बोल के लॉक कर लिया रहता, बट ये दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है ना, दिस इज नॉट गिवन। अब क्लास जीवन में अगर कोई अकाउंट नहीं पता, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक चीज बताओ, जैसा आपके घर में नाम सेम है क्या? आपको घर में सेम नाम से बुलाते हैं क्या? नहीं ना। आप लोगों के घर में नाम रहते हैं ना, ऐसा चिंटू, चिन्ना, चिन्नू, गोलू, गप्पू, हाँ या ना, सोनू, है ना, ऐसे अलग अलग नाम है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके वो नाम से आपको बुलाया जाता है तो व्यक्ति बदल जाता है कि व्यक्ति वही रहता है? वही रहता है। व्यक्ति वही रहता है। जैसा अभी हुआ क्या, अभी दोपहर के टाइम पे एक स्टूडेंट्स के मैं डाउट क्लियर करने के लिए आ रहा था, स्टूडियो में जब आ रहा था तो मेरे वाइफ ने रोका, कहाँ जा रहे हो? मतलब क्लास लेने, किसकी? अब वो स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता था, स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता था, बट उनने बोला कि सर डाउट क्लियर करना है। वो यूट्यूब का एक स्टूडेंट था हमारे, वो कई बार यूट्यूब के स्टूडेंट्स हमसे डाउट, हाँ सुजल बाद में बता मम्मी को क्या करना है, ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दे। तो क्या नाम है, स्टूडेंट का नाम नहीं पता था मेरे को, तो मैंने बोला कि एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक दैट सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट स्टूडेंट जिसके मैंने आफ्टरनून में डाउट क्लियर किए? यस और नो? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. तो रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरे को किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता, जैसे यहाँ नहीं पता ना कि सैलरी पेएबल किसको है, अगर मेरे को किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता तो क्या मैं उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्या मैं उसकी जगह उसका कोई और नाम वापर सकता हूँ क्या? अगर मेरे को किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता तो क्या हम उसकी जगह कोई और नाम यूज कर सकते हैं? यस और नो? कैन वी डू दैट? अगर मेरे को अमन का नाम नहीं पता तो क्या मैं अमन अकाउंट की जगह अगर एक दूसरा अकाउंट यूज कर दूं, से आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो डोंट यू थिंक दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी विल गोइंग टू रिप्रेजेंट ऐसा एम्प्लॉय जिसको सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ऐसा एम्प्लॉय जिसको देखो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम कुछ भी हो सकता है, चीटी, घोड़ा, हाथी, नालायक, नमूना, ढोकला, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त यह है वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है, शर्त यह है कि वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी पढ़ के क्या ये समझ में आता है क्या ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यस, ये पढ़ के समझ में आता है कि ये ऐसे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है जिनको सैलरी पेएबल है। ये पढ़ के क्या समझ में आता है कि ये ऐसे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है जिनको सैलरी पेएबल है। तो अगर मेरे को नाम नहीं पता, देखो एक रूल होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसा रूल बना देते हैं कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, नहीं दिया है तो कैश वापरेंगे। यहाँ नाम नहीं दिया था, यहाँ नाम नहीं दिया था, फिर भी हम कैश वापर रहे क्या? नाम नहीं दिया है तो भी हम कैश वापर रहे क्या? नहीं, वी आर गोइंग टू यूज द नेम। नाम नहीं पता तो यूज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, नाम नहीं दिया तो यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लगता है आपको, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमन, जिसका नाम मुझे नहीं पता था। तो अगर नाम नहीं दिया है तो हमने यूज किया आउटस्टैंडिंग सैलरी। और व्हाट विल बी द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी? व्हाट विल बी द नेचर, जो नेचर उसके मेन अकाउंट का है, मेन अकाउंट का नेचर पर्सनल है तो इसका नेचर भी पर्सनल रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नेचर डिपेंड करते हैं कि भाई जो मेन अकाउंट का नेचर है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। तो हमारे पास बचे क्या क्या अकाउंट? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अमन। अमन क्या लगता है आपको? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन क्या है बोलो बेटा? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी? गिवर। गिवर को कहाँ इज्जत देंगे हम? सेकंड लाइन में। बट अमन का नाम नहीं मालूम, उसकी जगह वी आर गोइंग टू यूज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो आपने नाम दिया था ना तो कितने फटाफट एंट्री बोल दी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन। और मैंने बोला था हिपोक्रेसी बताऊंगा, यहाँ नाम नहीं दिया है बट पेएबल लिखा है, स्टिल यू कुड नॉट हैव मैनेज्ड दैट। आप लोगों ने कैश लिख दिया। ज़्यादातर बच्चे, ये देखो ये बैंक या इसके ऊपर थे, ये तो ठीक है, ये 11 बच्चे, एक्चुअली दे आर 11 स्टूडेंट्स
फ्रॉम माई क्लास जो इसमें बैठे हुए वो 11 के 11 सही जवाब दिए, बट अदर्स बेटा समझो, सीए फाउंडेशन कहीं भी फंसाएगा, वो कहीं भी फंसाएगा। एंट्री क्या सही है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सही है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुआ। Yes, sir. ऐसा कोई रूल नहीं बनाना कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, नहीं तो कैश वापरेंगे, ये सबसे खतरनाक रूल है। दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप नाम वापरेंगे, नहीं पता तो बनाकर वापरेंगे, नहीं पता तो बनाकर वापरेंगे। समझा क्या बेटा यहाँ तक? Yes, sir. पक्का श्योर? Yes, sir. बढ़ो आगे यहाँ से। थोड़ा सा समय है मेरे पास, वैसे कितना हो गया? एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे को और पढ़ाना है, बट एक दिन में इतना ज़्यादा बर्डन कर देना, हाँ कर सकते, 10 मिनट है हमारे पास में। डोंट वरी, आपका अगला क्लास है, दीप्तांशु सर इज़ हियर, ही विल बी टेकिंग द क्लास फ्रॉम दिस स्टूडियो ओनली, यहीं से क्लास लेंगे वो आपका, डोंट वरी। है बैठे, ही इज़ इन द लिविंग रूम, बीच में मैं उनके लिए बाहर गया था। बस 10 मिनट लगेंगे। एक अगला छोटा सा कंसेप्ट है जो शेयर्स में काम आने वाला है, वो पढ़ाने के लिए जस्ट गिव मी 10 मिनट्स मोर, हम पढ़ लेते हैं, जस्ट फटाफट ध्यान देना। अगला ट्रांजैक्शन है सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख। बेटा एक चीज़ बात समझो, मैं आपको सैलरी नहीं पढ़ा रहा, मैं ये मत बोलना सर आपने सैलरी पढ़ा है। एक मिनट समझ, मैंने सैलरी नहीं पढ़ा है, मैंने इनकम और पेमेंट का डिफरेंस बताया पहले तो, उसके बाद हमने सैलरी नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसकी मदद से वी आर लर्निंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। हाँ, एक सवाल पूछा गया है कि सर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह क्या मैं क्रेडिटर वापर सकता हूँ क्या? नहीं, क्रेडिटर विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दोज पर्सन जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। तो अमन से मैंने गुड्स नहीं खरीदी, मतलब उस व्यक्ति से हमने सर्विसेज ली, सर्विसेज एंड गुड्स अलग है। अगर मैं गुड्स खरीदता तो मैं क्रेडिटर्स वापर सकता था। अमन इज नॉट आर क्रेडिटर, अमन इज, ये जो बंदा है एम्प्लॉय, हमारे क्रेडिटर्स नहीं है, ठीक है? तो क्रेडिटर अकाउंट वापरना थोड़ा गलत होगा, क्रेडिटर नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इवन यू कैन यूज सैलरी पेएबल ऑल्सो, कई बच्चे सैलरी पेएबल भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज सैलरी पेएबल आप कर सकते हो, ठीक है? Now let's concentrate on the another transaction, salary payable to Salman, Amir, Shahrukh. Salary payable to Salman, Amir, Shahrukh. अब मैंने को बताओ, शाहरुख और एक और ले लेते कटरीना। सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। अब इसको रिकॉर्ड करने हैं ना, तो इसको रिकॉर्ड करने के 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स से ऑप्शन नंबर 1 सिंपल एंट्री, कि हम इस ट्रांजैक्शन को 4 अलग अलग एंट्रीज मान ले, इस ट्रांजैक्शन को हम 4 अलग अलग एंट्री मान ले। मतलब कैसा? एंट्री नंबर 1 सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000, एंट्री नंबर 1 सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000, एंट्री नंबर 2 सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000, एंट्री नंबर 3 सैलरी पेएबल टू शाहरुख 20,000 एंड एंट्री नंबर 4 सैलरी पेएबल टू कटरीना 10,000। इसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान के 4 अलग अलग एंट्री पास कर दो। जैसा सैलरी पेएबल टू सलमान, फटाफट बोलो एंट्री क्या होंगी, अभी सिखाया मैंने आपको। सैलरी पेएबल टू सलमान, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? सैलरी, सलमान और कैश, कैश एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन सा अकाउंट? सैलरी और सलमान। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी अकाउंट डेबिट, और सलमान बन जाएंगे गिवर ऑफ उधारी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अगला क्या है? सैलरी पेएबल टू आमिर, सैलरी आमिर को पे कर दिया कि पेएबल है? सैलरी आमिर को पे कर दिया, पेएबल है, पेएबल है। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, आमिर और कैश, कैश एलिमिनेट हो जाएगा, बचा सैलरी और आमिर। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट 30,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट 30,000। सैलरी पेएबल टू शाहरुख, शाहरुख को पेएबल है 20,000, अगेन सैलरी अकाउंट, सैलरी शाहरुख एंड कैश, कैश एलिमिनेट हो जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शाहरुख, शाहरुख बन गया गिवर ऑफ उधारी 20,000 and the last will be salary account debit to Katrina. I hope that is self-explanatory. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कटरीना। बट मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, आपको नहीं लगता ये एंट्री पास करने को टाइम लगेगा? यहाँ 4 एम्प्लॉय थे, यहाँ 4 एम्प्लॉय थे। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 40,000 एम्प्लॉय है, तो ये एंट्री पास करना पुराएगा क्या? ये एंट्री पास करना पुराएगा क्या मेरे को? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 40,000 एम्प्लॉय है और मेरे को बोला है कि सर ऐसी एंट्री पास करो, मेरे को 40,000 एंट्रीज पास करना पड़ेगा। 40,000 एंट्रीज मतलब 80,000 अकाउंट वापरने पड़ेंगे, एक हर एंट्री में 2 अकाउंट ना। क्या लगता है 80,000 एंट्री पास करने को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 80,000 एंट्री पास करने को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, वो तो पेएबल की एंट्री हो गई,
उसके बाद जब पेमेंट कर देंगे तो और 40,000 एंट्रीज और पेमेंट करते वक्त नहीं क्या, पर्सन अकाउंट डेबिट टू कैश यानी सलमान टू कैश, आमिर टू कैश, शाहरुख टू कैश, कटरीना टू कैश, यानी 40,000 एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इनकर्ड, 40,000 एंट्रीज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो टोटल 80,000 एंट्री, मतलब टोटल कितने अकाउंट वापरोगे आप, 1,60,000 अकाउंट। यानी एक एम्प्लॉई सैलरी पे इसीलिए रखा हुआ है कि वो सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। सुबह आए उसको पूछा क्या कर रहा है, बोले सर सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। शाम को गए उसको पूछा क्या कर रहा है, तो सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। 15 दिन उसको लग जाते हैं इनकर्ड की एंट्री पास करने को, फिर 15 दिन लग जाते हैं पेमेंट की एंट्री पास करने को, 15 दिन 30 दिन, अगला महीना शुरू, फिर 15 दिन लगा है इनकर्ड की एंट्री पास कर रहा है, फिर 15 दिन लगा है पेमेंट की एंट्री पास कर रहा है। तो आपको नहीं लगता इस सब से सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी हमारे लिए? ये वाली मेथड अगर फॉलो करें तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी दिक्कतदायक हो जाएंगी। तो इसको इजी करने के लिए वी कम अप विद अ न्यू मेथड, इसको थोड़ा आसान करने के लिए वी कम अप विद अ न्यू मेथड जिसका नाम है कंपाउंड एंट्री। जिसका नाम क्या है, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या बोलता है, रादर देन टेकिंग दिस एज 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को आप एक सिंगल यूनिट मान लो, एक सिंगल ट्रांजैक्शन मान लो। यानी एनालाइज करते वक्त अब मैंने मेथड बदल दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, टोटल सैलरी का खर्चा 1,00,000 रुपए हुआ है, टोटल सैलरी का खर्चा 1,00,000 रुपए हुआ है जो 4 लोगों को पेएबल है। टोटल सैलरी का खर्चा 1,00,000 रुपए का हुआ है जो 4 लोगों को पेएबल है। अब जरा बताओ तो, अगर मैं ऐसा मान लूं तो चलेगा, यस और नो? टोटल सैलरी का खर्चा 1,00,000 रुपए का हुआ है जो 4 लोगों को पेएबल है। इससे क्या होगा, मैंने इस ट्रांजैक्शन को 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन माना है कि एक ट्रांजैक्शन माना है? एक। तो इससे क्या होगा, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? तो एक अकाउंट हो गया आपका सैलरी अकाउंट, एक हो जाएगा आपका सलमान, एक हो जाएगा चलो कैश अकाउंट, फिर सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, ठीक है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल है, सलमान पर्सनल, 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 पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू एलिमिनेट कैश अकाउंट? पे नहीं किया, पेएबल है, तो बचे कौन से अकाउंट, सैलरी, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,00,000 से क्योंकि खर्चा 1,00,000 है। सलमान, सलमान कितने का गिवर ऑफ उधारी है, सलमान, सलमान को इज्जत देंगे हम सेकंड लाइन में, सलमान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। आमिर भी गिवर ऑफ उधारी है, आमिर को भी इज्जत देंगे हम सेकंड लाइन में। बट सॉरी ये तो थर्ड लाइन हो गई बेटा, बात समझ, कॉपी का थर्ड लाइन होगा, बट ये अकाउंट्स के हिसाब से 2 प्रीफिक्स लगा है ना, अकाउंट्स के हिसाब से 2 प्रीफिक्स लगा है, मतलब ये क्रेडिट की लाइन है ना। देखो 2 लाइन की जरूरत है अकाउंट्स में, 2 लाइन की जरूरत है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। बट क्या एक लाइन में एक से ज्यादा सेंटेंस, एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते या नहीं आ सकते? एक से ज्यादा वर्ड, एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते हैं। फंडा सिंपल है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो रहा है तो आपकी एंट्री सही है, जितना डेबिट उतना। कॉपी का थर्ड लाइन है बट अकाउंट्स के हिसाब से 2 प्रीफिक्स लग गया है, ये सेकंड लाइन है। आमिर 30,000 का गिवर है, शाहरुख भी गिवर है, इसको भी, इसको मैंने फोर्थ लाइन में लिखा है कि सेकंड लाइन में लिखा है, जवाब दो। सेकंड लाइन में 2 प्रीफिक्स लगा दिया, ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। कटरीना भी गिवर है, ये कटरीना को मैंने 5th लाइन में लिखा है कि सेकंड लाइन में लिखा है, जवाब दो। अब मेरे को बताओ, ये करने की वजह से अगर मैंने उसको एक कंपाउंड एंट्री मान लिया, एक सिंगल एंट्री मान लिया, ये करने की वजह से मुझे एंट्री एक ही पास करनी है, मुझे एंट्री एक ही पास करनी है। बट अगर 40,000 एम्प्लॉई है तो आपको नहीं लगता 40,000 एक अकाउंट वापरना पड़ेगा? 40,001, 40,000 एम्प्लॉई के नाम और एक सैलरी, वो इनकर्ड की, और पेमेंट के वक्त भी 40,000 एक, यानी टोटल 80,000 2 अकाउंट वापरने पड़ेंगे। यहां कितने वापरने पड़ रहे थे? 1,60,000। यहां कितने वापरने पड़ रहे हैं? 40,000 2। आपको नहीं लगता इसके कंपैरिजन में वर्कलोड आधा हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में यहां वर्कलोड आधा हो जाएगा, यस और नो? तो विच एंट्री विल बी बेटर अगर मैं पूछूं अभी, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड, क्योंकि समय बच रहा है, क्योंकि समय बच रहा है, आधा हो गया। बट मेरे को एक चीज बताओ, अभी भी ये एंट्री पास करने को अगर 30 दिन लगते थे तो इसको 15 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये एंट्री पास करने को 30 दिन लगते थे तो 15 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो वी हैव कम विथ वन मोर सॉल्यूशन, वी हैव कम विथ वन मोर सॉल्यूशन जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। जिसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। रिप्रेजेंटेटिव एंट्री में अब हम क्या करेंगे,
रिप्रेजेंटेटिव एंट्री में अब हमने क्या बोला, एक काम कर, जैसा एग्जांपल के तौर पे अभी मैं क्लास लेने आ रहा था, मेरा वाइफ ने रोका, बोले किसकी क्लास लेने जा रहा है। मेरे को आप सबके नाम एक एक मैंने ऐसा लिस्ट निकाला, एक लिस्ट निकाला, मैंने नाम पढ़ना चालू किया, मैंने बोला हर्ष, प्रथमेश, सत्यम, अमय, देवदूत, संकार, मनीषा, तीशा, अमया, आर्या, दीपांशु, देवदत्त, दिव्यांजलि, अल्फिया, अखिलेश, मैं सबके नाम पढ़ डाले। मेरी वाइफ घूर रही मेरे को, सीधे सीधा बताना बोले कौन सी बैच है। तो मेरे को बताओ, मैं आप सबके नाम वापरने की जगह अगर मैंने सिंपल टर्म्स ये वापर लिए रहते कि सीए फाउंडेशन की बैच, तो काम चल गया रहता क्या? सिंपल वर्ड्स अगर मैंने ऐसे वापर लिए रहते सीए फाउंडेशन की बैच, तो क्या काम चल गया रहता क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डोंट यू थिंक दैट सीए फाउंडेशन बैच रिप्रेजेंट्स यू? दैट सीए फाउंडेशन बैच रिप्रेजेंट्स यू? यस और नो? Yes, sir. सीए फाउंडेशन बैच बोला तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, यहां हम बोल रहे हैं सैलरी, कैश, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, बट अब सबके नाम लेने की जगह, सबके नाम लिखने की जगह इनको मिला के अगर मैंने एक अकाउंट यूज कर लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो डोंट यू थिंक दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल फोर ऑफ देम? हर एक के नाम लिखने की जगह अगर मैं सिंगल अकाउंट वापर लूँ तो सभी को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसा सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल है, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, पर्सनल है, पर्सनल है। मेरे को बताओ ये चारों पर्सनल है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नेचर क्या रहेगा? जब ये चारों अकाउंट पर्सनल है तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नेचर क्या रहेगा? Personal. पर्सनल अकाउंट। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? पहले तो कैश, क्योंकि पेएबल है। अब सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, इन चारों को एलिमिनेट कर दो। इन चारों की जगह वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ये चारों लोग, ये चारों लोग रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी है। ये चारों लोग रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी है। गिवर ऑफ उधारी है ना, उनने अपनी सर्विसेज उधारी में दी है। गिवर ऑफ उधारी को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख, खत्म। अब मेरे को बताओ 40,000 एम्प्लॉय भी रहने दो, 40,000 एम्प्लॉय भी रहने दो, डोंट यू थिंक 30 सेकेंड्स में हम एंट्री पास कर सकते हैं? 40,000 एम्प्लॉय को सबको मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो सकता है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। 40,000 एम्प्लॉय की सैलरी की टोटल मार, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बात खत्म, बात खत्म। दिस इज द पावर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मेरे को बताओ तीनों ऑप्शंस में से सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? सिंपल, कंपाउंड या रिप्रेजेंटेटिव? सिंपल, कंपाउंड या रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि सर रिप्रेजेंटेटिव में कितना समय बच रहा, 30 दिन, 15 दिन, 30 सेकेंड, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे अच्छी मेथड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है? नहीं नहीं, सबसे अच्छी मेथड है कंपाउंड एंट्री। वाई? मेरे को बताओ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंट्री को देख के क्या बता सकते हो क्या कि किसको कितना पेएबल है? ये देख के बता सकते हो क्या किसको कितना पेएबल है? फिर उसके लिए हमको रजिस्टर देखना पड़ेगा, पेरोल चेक करना पड़ेगा। बट ये देख के बता सकते हो ना कि किसको कितना पेएबल है? इंडिविजुअल ब्रेकअप। अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। तो ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन यहां कम्युनिकेट हो रही है कि कंपाउंड एंट्री में कम्युनिकेट हो रही है? और जितनी इंफॉर्मेशन कंपाउंड एंट्री में कम्युनिकेट हो रही है उतनी सारी इंफॉर्मेशन सिंपल एंट्री में भी कम्युनिकेट हो रही है, बट इट रिक्वायर्स डबल द टाइम। देखो यहां भी पता चलेगा सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना को कितना पेएबल है, बट दैट विल गोइंग टू रिक्वायर डबल द टाइम। इसके कंपैरिजन में वहां समय दुगना लगेगा, इसके कंपैरिजन में वहां समय दुगना लगेगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोला कि दोनों में से कौन सी अच्छी मेथड है, तो कंपाउंड एंट्री। बट अगर मैंने ये पूछा कि इन तीनों में समय बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? समय बचाने के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। बट अगर इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो सबसे वाहियात है, सिंपल एंट्री तो सबसे वाहियात है। तो भी दोनों में सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट कंपाउंड एंट्री विल बी बेटर, कंपाउंड एंट्री विल बी बेटर। तो रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज कैन बी यूज्ड एट 2 प्लेसेस। एक जब मेरे को नाम नहीं पता, एक जब मेरे को नाम नहीं पता, और दूसरा we can use when there is a group of person, we can use when there is a group of person. I hope you got the concept of representative account. I hope you got the concept of representative account. सर ये क्यों पढ़ाया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट क्यों पढ़ाया? तो मैं एक सिंपल आपको हिंट देता हूँ, अगर आपने शेयर्स चैप्टर पढ़ रखा होगा। मेरे को बताओ एप्लीकेशन जब आती है, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन आती है, तो एप्लीकेशन एक जन से आती है कि मल्टीपल लोगों से आती है?
तो अगर हर एक का नाम लिखने जाएंगे तो आपको नहीं लगता वहाँ दिक्कत होंगी? तो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरा है, क्या था वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम, याद है क्या आपको? जिन्होंने शेयर्स पढ़ रखा होगा उन्होंने, कैपिटल अकाउंट। एक था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके अलावा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। दीज आर ऑल अकाउंट, दीज ऑल अकाउंट्स आर योर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ दैट शेयर होल्डर्स जिनसे आप पैसा मांग रहे हो, जिनसे आप पैसा मांग रहे हो। तो बेटा अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही नहीं समझा है तो वो एंट्रीज कैसे की फिर, बस पढ़ लिए ऐसा, ठीक है जो भी है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, जो भी ये कंसेप्ट समझ में आया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। टुमारो कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वेरी क्लियर। क्लियर है? अभी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट याद रहेगा। मैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बहुत जगह यूज़ करता हूँ। मैं क्या यूज़ करता हूँ, अकाउंट्स में करना ही पड़ता है, जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ करना ही पड़ता है, हम करेंगे भी आगे। तो कोई डाउट है तो और एक चीज़ समझो, सीए में ऐसी जगह पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, वह ऐसी जगह पे एक्सीडेंट पॉइंट डाल देगा, फिर आप क्या करोगे? तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखते हुए चलो, ठीक है। 12 तक चल गया, बट अब हमको थोड़ा सा सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको और बोल रहा हूँ, कल विल स्टार्ट विद जर्नल एंट्री, कल विल स्टार्ट विद शेयर्स का जर्नल एंट्री। आज का लेक्चर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, 2 लेक्चर्स एक्चुअली एक में मैंने डालते हुए पढ़ा है, कि बहुत सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी पता थी। बट अगर आपको फिर भी जानना है कि दिक्कत क्या है तो आई विल बी अपलोडिंग दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, आपको मैं लिंक शेयर ज़रूर कर दूंगा, इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन। यूट्यूब से आप देखकर लिख सकते हो, बट अदरवाइज डोंट वरी, जब हम बेसिक्स के चैप्टर्स पे आएंगे मैं वापस ये कंसेप्ट एक बार रिपीट करता ही हूँ, मैं ये कंसेप्ट वहाँ एक बार वापस आप लोगों को रिपीट करवा ही दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज यहीं रुकते। हाँ जी, सर पीडीएफ शेयर कर रहा है। पीडीएफ शेयर करना है, वो पीपीटी शेयर करना है, मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। दीप्तांशु सर का क्लास हो जाने दो, मैं करता हूँ शेयर उसके बाद में, ठीक है। चलो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।